Hi everyone, myself Mrs. Rama Babri. Welcome to my channel Guru Sheetal. Class 9 History. France becomes a constitutional monarchy from your chapter French Revolution. आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। पिछले वीडियो में हमने इसको आपको डिटेल में बताया था। तो उस वक्त क्या हुआ था जब रेवोल्यूशन मतलब कि हो रहा था, लोग रिवोल्ट कर रहे थे ज़बरदस्त। उस वक्त की कहानी क्या थी कि जनरल स्टेट असेंबली ने जो है, ठीक है, वहाँ पे उस असेंबली में थर्ड स्टेट ने प्रोटेस्ट में जो है वो वॉकआउट कर गए थे। रीज़न क्या था कि किंग ने उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। प्रपोज़ल उनका क्या था, वन मेंबर वन वोट का था। ठीक है, तो किंग ने इसको बिल्कुल आउटराइटली ख़त्म कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो पुराने तौर तरीके थे, ट्रेडिशनल मेथड, हम उसी पे चलेंगे। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग जब जनरल स्टेट असेंबली से वॉकआउट कर गए थे, तो वहाँ से मतलब कहानी ख़त्म नहीं होती है। वो फिर से मिले, इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले, और वहाँ पे थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने अपने आप को नेशनल असेंबली के तौर पे डिक्लेयर कर दिया और कसम खाई कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का संविधान ना बन जाए। एंड जो पावर ऑफ द किंग है, देखिए, पावर ऑफ द मनार्क है, उसके ऊपर एक चेक ना हो जाए, उस पर लिमिटेशंस ना हो। ठीक है, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। सो फाइनली फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या हुआ कि संविधान भी होगा और राजा भी होंगे। ठीक है, लेकिन जगह जगह जो वो रिवोल्ट चल रहा था थर्ड स्टेट के द्वारा, ठीक है, आग लगी हुई थी पूरे फ्रांस के अंदर, और एक वो चेंज चाहते थे। स्पेशली थर्ड स्टेट के लोग जो है एक चेंज चाहते थे। और सो फेसिंग विद द रिवोल्टिंग पीपल, लुइस 16 recognized the National Assembly and accepted that his power would now on be checked by the Constitution. अब उन्हें समझ में आ गया था लुइस 16 को कि थर्ड स्टेट की जो विद्रोह की आग है, इसका सामना करना मुश्किल है। तो उन्होंने नेशनल असेंबली की बातों को मान लिया और फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बन गया। ठीक है, व्हेन द डिस्पोटिक रूल ऑफ किंग और द फ्रांस इट एंडेड, जब मोनार्की सिस्टम जो ख़त्म हुई, तो क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था 1791 तक। तो लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव जो था, इट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। ओके, टिल नाउ द कंप्लीट पावर वॉज इन द हैंड ऑफ द मोनार्क ऑफ द किंग। ठीक है, लेकिन अब क्या था कि जो लॉ जो बनेगा, जो नेशनल असेंबली जो लॉ जो बनाएगी, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, कैसे इसको काम करा जाएगा, है ना। अब किंग के पास तो पूरा पावर कंसंट्रेटेड था, अब इसको जो है सेपरेट करा गया। सब मुनार के किंग के हाथ में होकर हुआ करता था। अब देश कैसे चलेगा, तो उसको तीन भागों में उन्होंने विभाजित किया। ठीक है, वो क्या था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। This made France constitutional monarchy. This made France constitutional monarchy, क्योंकि देखो अभी तक जो है खेल क्या था कि सारा का सारा पावर जो था वो राजा के हाथ में था। ठीक है, नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, राजा ने जब एक्सेप्ट कर लिया, तो अब देश कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा, उसको पावर को, उस पावर को, कंसंट्रेट पावर को उन्होंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके फाइन, गॉट इट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें कि पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम अब किस तरह से चला। आपके स्क्रीन पर एक पिक है जो कि एनसीईआरटी की बुक में से हमने ली है, पेज नंबर 10 में है। और अगर आप पेज नंबर 10 एनसीईआरटी की बुक से खोल लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1791 में, इसके अकॉर्डिंग जो है वो लॉ मेकिंग पावर जो थी वो नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई थी। और जो सिटीजन थे, अब वो उनके पास राइट टू वोट था, लेकिन ये याद रखिएगा कि सभी के पास नहीं था। ये राइट टू वोट जो था वो सभी के पास नहीं था। आपने स्क्रीन पे देखिए, या बुक पेज नंबर, बुक जो आपकी एनसीईआरटी की है, पेज नंबर 10 में आप देखिए, एकदम नीचे वाले ब्लॉक को देखिएगा, पैसिव सिटीजन लिखा हुआ है।
जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। और ये 3 मिलियन मैन हुआ करते थे, ठीक है, कोई अधिकार नहीं था। और 25 साल से नीचे बच्चे, विमेन विमेन देखो, रिच थी, पुअर थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कोई भी लेडीज़ को बिल्कुल वोटिंग का अधिकार था ही नहीं। तो इन्हें क्या कहा गया? पैसिव सिटीजन। ठीक है। अब उसके ऊपर वाले ब्लॉक में आप देखेंगे लिखा हुआ है एक्टिव सिटीजन। ये एंटाइटल्ड थे वोट देने के लिए, लेकिन सिर्फ 4 मिलियन आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, 28 में से सिर्फ 4 मिलियन लोग जो है वो एक्टिव सिटीज़न थे। और उनको एक्टिव सिटीज़न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो वोट दे सकते थे। अब भाई ये कौन से लोग थे जो वोट दे सकते थे? 25 साल से ऊपर होने चाहिए, आदमी होना चाहिए, ठीक है, औरतों को अधिकार नहीं था। और वो आदमी 25 साल से ऊपर जो कि टैक्स दे सकता है। अब भाई टैक्स कितना देगा? एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबरर्स वे। once they have given the taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of the active citizen। देखा क्या बात करी कि मतलब 3 दिन की जो है जो तनख्वाह, जो वेज जो है, वेजेस जो है लेबरर्स की, उतना अगर वो दे देते हैं टैक्स के फॉर्म में 25 साल से जो ऊपर के पुरुष हैं, तो उन्हें जो है एक्टिव सिटीज़न में काउंट करा जाएगा, उनको वो स्टेटस मिल जाएगा। एंड उससे ज़्यादा जो टैक्स दिया करते थे वो और ऊपर हो जाते थे। वो और ऊपर कौन से उसमें आ गए ब्लॉक में? ये इलेक्टोर्स। अब ये इलेक्टोर्स कौन होते हैं भाई? ये भी वोटर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास ज़्यादा अधिकार आ जाता है। ज़्यादा अधिकार किस तरह से आ जाता है कि ये नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको वो इलेक्ट करते हैं, उनके लिए वो वोट करते हैं, ठीक है, टू क्वालिफाई एज इलेक्टर्स। एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, आदमियों को ये अधिकार था, ठीक है, जो इस तरह से पैसिव एक्टिव सिटीज़न ये जो वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं इलेक्टर्स को, ठीक है, से 50,000 मैन है, ठीक है। ऊपर जो फिर वोट जो दे रहे हैं ये हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो इसमें 745 मेंबर्स आते हैं नेशनल असेंबली में, ठीक है। अब ये नेशनल असेंबली जो है लेजिस्लेचर वाले ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। ये नेशनल असेंबली, जैसे हमने आपको पहले कहा कि वो एक चेक रख रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं, किसके ऊपर? किंग के ऊपर और मिनिस्टर्स के ऊपर भी। लेकिन फिर भी जो है किंग के पास एक वेटो पावर है। वेटो पावर मतलब द लास्ट से, जो कुछ भी आप कर रहे हो नेशनल असेंबली आप करिए, लेकिन आखिरी में जो डिसीजन होगा, जो बात होगी, कहीं ना कहीं वो पावर जो है किंग के हाथ में थी। और पिक में आप थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो एक्टिव सिटीजन थे वो जो वोट कर जो है जुडिशरी जजेस के लिए भी किया करते थे। ये एक मतलब कि शुरू से जो है इंडिपेंडेंट बॉडी रही, ठीक है। पहले तो राजा ही सब कुछ किया करते थे, लॉ भी बनाते थे, वो एग्जीक्यूट भी करते थे, वो जज भी हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है अब ये पॉलिटिकल सिस्टम जो था ये बना कहाँ पे? फ्रांस में, राइट। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन। अब देखिए ये मैन फिर से आ गए, ठीक है। पेज नंबर 11 में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में तो राइट हैंड साइड जो है आपको दिया हुआ डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड द सिटीज़न। ये बड़े मज़ेदार की बात है कि मतलब कि मैन को ही ज़्यादा मतलब कि अहमियत दी गई। अब इसमें ये बात कह रहे हैं कि men are born and remain free and equal in rights. Right? The rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before the law was established as a natural and inalienable rights. अभी natural और inalienable rights का क्या मतलब हुआ? That they belong to each human being by birth and could not be taken away. It is a duty of the state to protect the citizens' natural right. Right? जो जिसका जन्म हुआ है वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनको इस तरह का सारा राइट्स मिले, और इनेबल मतलब कोई उसको छीन नहीं सकता है। अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो थे ना, ये सब तक आम जनता तक पहुंचाने के लिए
कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ। अब ये सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैन एंड द वुमेन इन 18th सेंचुरी दे कुड नॉट रीड एंड राइट। जो नहीं पढ़ सकते थे, जो नहीं लिख सकते थे, उनके लिए कुछ इमेजेस या सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ इंस्टेड ऑफ द प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। क्योंकि रेवोल्यूशन चल ही रहा था और जो जो चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन में या डिक्लेरेशन ऑफ जो इतने राइट्स हुए थे, उसको आप एक अनपढ़ इलिटरेट जनता में कैसे पहुंचाएंगे? तो सिंबल्स थे। फाइन, अपने स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा कि ब्रोकन चेन है। ब्रोकन चेन जो है ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की एक जो सिंबल है, ठीक है। चेन्स वर यूज टू फेटर द स्लेव्स, है ना, स्लेव्स को बांध के रखते थे। अ ब्रोकन चेन इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। फिर ब्लू, वाइट एंड रेड द नेशनल कलर ऑफ द फ्रांस। देखिए ये जो कलर आपको, जो दो फीमेल फिगर्स आपको नज़र आ रही है, तो इसकी ये सिम्बलाइज कर रही है इन सब चीज़ों को। अब ये देखेंगे कि रेड फिरिंग कैप जो है, इट वॉज वोन बाय द स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। कैप वोन बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। और ट्राइंगल आप देखेंगे इसके बीच में एक आइज है, ठीक है। द आइज विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट है। और the all seeing eye stands for the knowledge, the rays of the sun while drive away the clouds of the ignorance. ठीक है, कि अब अंधकार खत्म। Bundles of rods. One rod can be easily broken, but the entire bundle, it cannot be, है ना। The strength lies in unity. फिर आपको स्क्रीन पे देखिएगा स्केप्टर, द सिंबल ऑफ द रॉयल पावर, द सिंबल ऑफ द रॉयल पावर। फाइन, तो ये सिंबल्स किस लिए थे? कि जो पढ़ लिख नहीं सकते वो लोग देखकर इसे समझ जाएं। अब आपके स्क्रीन पे है विंग्ड वुमेन, personification of the law. The law tablet. The law is same for all and everyone is equal before it. तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स जो बनाए हुए थे, ये पॉलिटिकल सिंबल्स थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैन एंड वुमेन दे वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट। ये उनके लिए थे, ठीक है। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। आपके स्क्रीन पे हमने आपको दिया है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आप करिएगा। Explain the features of the Constitution of France drafted in 1791. List down the political symbols. Write a short note on the natural, sorry, it is written nation, it should be natural and inalienable rights. Got it? Thank you so much for listening. Keep on reading the NCERT book. Thank you so much.